हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी टाइम से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया, वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने बातें कर रहे थे कि रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और रेप्लिकेशन के बारे में कुछ जानकारी अपन ले रहे थे। तो देखिए, आज अपन देखने वाले हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो किस मेथड में होता है, उसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात की कि डीएनए के रेप्लिकेशन का एक ओवरव्यू लिया था और डीएनए रेप्लिकेशन की जनरलाइज बातें हैं कि मेथड कैसा होता है, सेल साइकिल की किस स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स जो है वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो रेप्लिकेशन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट दोनों में होता है और उसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है, मेथड भी सेम होता है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका काम करने का तरीका भी सेम ही होता है, बस उनको नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोट में भी उसी तरीके से काम कर रहा है और यूकैरियोट में भी उसी तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर उसको नाम दे दिया जाता है, जैसे डीएनए बी दे दिया, और यूकैरियोट्स में उसको नाम दे दिया हेलिकेज एंजाइम। उसी प्रकार से जैसे टोपोआइसोमरेज है, टोपोआइसोमरेज का काम जो है वो दोनों के अंदर सेम है और उसका काम क्या है कि जो डीएनए के अंदर सुपर कोइलिंग हो रही है, डीएनए टाइट पैक हो रहा है, उसको वापस रिलैक्स करना, यानी कि पॉजिटिव सुपर कोइलिंग से डीएनए को किस तरफ लेके जाना, नेगेटिव सुपर कोइलिंग की तरफ। दोनों के अंदर काम सेम है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर इसका नाम गायरेज दे दिया जाता है और यूकैरियोट्स के अंदर टोपोआइसोमरेज नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि काम करने का तरीका सेम है और मैकेनिज्म इनकी सेम है, बस इनको अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं, जिससे कि अपने को आइडेंटिफाई हो सके कि हम प्रोकैरियोट के रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं या फिर यूकैरियोट्स के डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने नाम एंजाइम्स का क्या दे दिया, अलग अलग नाम दे दिया जाता है इनको। तो इसकी अपन कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, एक चार्ट बना के स्टडी कर ली जाएगी कि प्रोकैरियोट्स में तो क्या नाम होता है और यूकैरियोट्स में क्या नाम होता है, जिससे कि अपने को एकदम से क्लियरिफाई हो जाएगा कि काम तो सेम है लेकिन इनके नाम है वो अलग अलग होते हैं। बाकी मेथड भी लगभग सेम ही होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट की बात करो चाहे यूकैरियोट्स की बात करो। तो आज के टॉपिक में अपन देखने वाले हैं और आज के टॉपिक में अपन ये बात देखेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो किस मेथड से हो सकता है। मेथड से मेरा मतलब क्या है, देखिए जैसे ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, और रेप्लिकेशन होने के पश्चात अंदर जो बन रहा है, रेड कलर के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो न्यू स्ट्रैंड होता है और बाहर वाला स्ट्रैंड है वो ओल्ड स्ट्रैंड है, यानी कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और नीचे वाला सिंथेसाइज हो रहा है वो न्यू स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड डीएनए या पेरेंटल डीएनए। टेम्पलेट को अपन क्या बोल सकते हैं, ओल्ड डीएनए बोल दो या फिर पेरेंटल डीएनए भी इसको बोल सकते हैं। तो पेरेंटल डीएनए की कॉपी होकर के क्या बन रहा है, न्यू डीएनए। अब पेरेंटल डीएनए भी क्या था, डबल स्ट्रैंडेड था, और जो न्यू डीएनए सिंथेसाइज डीएनए होगा वो भी डबल स्ट्रैंड होगा, यानी कि इनके अंदर भी दो स्ट्रैंड होते हैं। तो इनका सेल साइकिल की जो नेक्स्ट स्टेज में जाने का तरीका क्या हो गया, जैसे कि मान लो एक सेल से दो सेल बन रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, एक डीएनए से दो डीएनए बने और वो दोनों डीएनए जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, दो अलग अलग सेल्स हैं, उनमें चले गए। तो उसके अंदर जाने का उनका तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये एक पेरेंटल डीएनए है और ये क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेज में जब एक डीएनए से दो डीएनए बने, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक ये स्ट्रैंड जो है वो रेड कलर का है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो ब्लू कलर का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिवाइडिंग सेल्स के अंदर जो डीएनए आया है उसके अंदर एक तो पुराना वाला डीएनए स्ट्रैंड है और एक नया वाला डीएनए स्ट्रैंड है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और अगर दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेम होते, यानी कि इस तरफ तो दोनों के दोनों ब्लू कलर के होते और इस तरफ दोनों रेड कलर के होते, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए मिक्सअप नहीं होते। तो इस प्रकार के मेथड को अपन बोलते कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो टूट करके अलग हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाने के पश्चात। यानी कि अपन बात करेंगे कि एक ऐसा भी मेथड होता है जिसके अंदर डीएनए के कुछ पार्ट टूट करके जो एक्स्ट्राजेनिक डीएनए है वो टूट करके अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के मेथड को ऊपर बोलेंगे डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस प्रकार से ये तीन मेथड होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, यानी कि पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर डीएनए या फिर एक सेल से डिवाइडिंग सेल जब हो रही है तो डीएनए किस मेथड से ट्रांसफर हो रहा है,
इसके बेसिस पे अपन 3 मेथड से बात करते हैं। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब हो गया कि एक स्ट्रैंड तो ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होगा, यानी कि मिक्स डीएनए है वो सेल के अंदर ट्रांसफर होगा। ये क्या कहलाएगा? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और जब ओल्ड स्ट्रैंड अलग होगा और न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड अलग होंगे दोनों के दोनों, तो उसको अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज अपन देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन हम इसलिए देखेंगे क्योंकि मोस्ट कॉमन डीएनए रेप्लिकेशन किस मेथड में होता है? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन ही होता है। तो 2 साइंटिस्ट थे, मिचेल्सन एंड स्ट्रोल नाम के साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इकोलाई पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो 2 साइंटिस्ट थे, मिचेल्सन एंड स्टोल। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कैसे प्रूव किया उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने यूज किया क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम। और नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप लिए, एक तो लिया N14 और एक लिया N15। N14 को अपन बोलते हैं लाइट आइसोटोप और N15 को बोलते हैं हैवी आइसोटोप, यानी कि लाइट और हैवी यानी हल्का और भारी आइसोटोप जो होते हैं वो दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम लिया और फिर नाइट्रोजन के ही आइसोटोप लिए डीएनए को प्रूव करने के लिए कि ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। फिर नाइट्रोजन आइसोटोप लेने के बाद में इन्होंने मेथड कौन सा यूज किया? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक टेक्निक का पार्ट है। टेक्निक का पार्ट से अपना मतलब ये है कि इसके अंदर अपन बायोमोलिक्यूल्स को उनकी डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर सेपरेट करते हैं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है। अब डेंसिटी ज़्यादा या कम का अपन सीधा सीधा मतलब ये भी समझ सकते हैं कि कोई चीज़ भारी है तो इसका मतलब वो डेंसिटी भी क्या होगी? उसकी ज़्यादा होगी। और कोई चीज़ हल्की है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। जैसे कि मान लो भारी और हल्की से कैसे बताऊँ कि एक बॉल है, खोखली बॉल है जिसका व्यास है फिक्स है, यानी कि 2 बॉल ले लो, सेम व्यास की बॉलें ले लो जिनका व्यास क्या है? सेम है। अब डेंसिटी का कैसे पता चलेगा? जैसे कि ये तो मान लो अंदर से पूरी पूरी भरी हुई है, ये तो क्या है? अंदर से पूरी पूरी भरी हुई है और ये बॉल खाली है, तो इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा किसकी है? इस वाली बॉल की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ए एंड बी का नाम दे रहे हैं। तो जो बी वाली बॉल है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अंदर से भरी हुई है, तो इसका मतलब भारी भी कौन सी होगी? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वजन में भारी भी वही होती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर नॉर्मली प्रिंसिपल क्या है इसका कि बायोमोलिक्यूल्स को आप डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर सेपरेट करते हो, जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिखाई देगा, टेस्ट ट्यूब ली जाती हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका बैंड आपको नीचे दिखाई देगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका बैंड आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा और जिसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट होगी इसका बैंड आपको बीच में दिखाई देगा। तो मिचेल्सन एंड स्ट्रोल ने ये 2 चीज़ें ली, एक तो नाइट्रोजन आइसोटोप लिया और एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया, यानी कि जो टेक्निक है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक उन्होंने यूज की। अब इसको प्रमाणित कैसे किया वो देखिए। ये एक साधारण अपना डीएनए होता है, ये मान लो एक डीएनए है। अब इस डीएनए को आप नॉर्मली कौन सा है? N15 वाला डीएनए लो और N15 वाले डीएनए को अगर आप सेपरेशन करके देखोगे तो बैंड आपको कहाँ दिखाई देगा? बैंड आपको नीचे दिखाई देगा, क्योंकि हैवी आइसोटोप लिया है और हैवी आइसोटोप है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैंड आपको कहाँ दिखाई देगा? नीचे दिखाई देगा। अब आप नेक्स्ट जनरेशन की जब इसकी ग्रोथ करवाओगे तो आप कौन सा मीडियम लो? N14 वाले मीडियम पे इसकी ग्रोथ करवाओ। N14 वाले मीडियम पे जब आप इसकी ग्रोथ करवाओगे तो अगर डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, मान लो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब डीएनए नया बनेगा और जो नया डीएनए बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि ये एक डीएनए तो यूं बन गया,
जो कौन सा है, नया डीएनए बना है जिसको अपन N14 नाम दे सकते हैं। इसको आप क्या नाम दे सकते हो, N14। और एक ओल्ड स्ट्रैंड है, और ओल्ड स्ट्रैंड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस प्रकार से अगर ये सेमी कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो मिक्सअप वाले डीएनए हैं वो जाएंगे। तो ये हो गया N15। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर N15 वाला भी है और N14 वाला भी है। अब N15 और N14 वाला है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैंड आपको बीच में दिखाई देगा, यानी कि ना तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और ना डेंसिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको N15 वाला भी दिखाई दे रहा है, N14 वाला भी दिखाई दे रहा है। तो बैंड कहाँ दिखाई देगा, बीच में दिखाई देगा। अब आप एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाओ। एक्सपेरिमेंट को जब आप आगे बढ़ाओगे तो इसी डीएनए सैंपल को आप फिर से N15 वाले मीडियम पे ग्रोथ करवाओ। अब N15 वाले मीडियम पे जब ग्रोथ करवाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि बैंड जो दिखाई देगा यहां पर N14 भी है और ये N15 पर आप ग्रोथ करवा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बैंड तो कन्फर्म आपको कहां दिखाई देगा, बीच में दिखाई देगा। यानी कि कुछ डीएनए ऐसे होंगे जो मिक्सअप में भी होंगे। अब कुछ डीएनए ऐसे होंगे जो हैवी आइसोटोप वाले होंगे, क्योंकि आपने लास्ट में क्या लिया है, N15 लिया, तो ये हैवी आइसोटोप के बैंड जो आपका है वो नीचे दिखाई देगा। यानी कि ये तो क्या है, N14 एंड N15 वाला, और ये जो बैंड है वो N15 वाला बैंड। अब ये हैवी आइसोटोप कैसे होंगे, जैसे कि मान लो मैं आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करूं यहाँ पे, तो N15 है तो इसका मतलब क्या है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी कि ये स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड का डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और वो किसके, न्यू डीएनए N15 वाले के साथ में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा ही डीएनए एक ये बन गया। इसके अलावा अब इस रेड वाले के साथ में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, N14 वाले के साथ में होगा और N14 वाले के साथ में होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये N14 वाला स्ट्रैंड है और इसके साथ में रेप्लिकेशन कौन कर रहा है, N15 वाला। इसके साथ में रेप्लिकेशन कौन करेगा, N15 वाला। तो इसका मतलब एक स्ट्रैंड आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक तो इस प्रकार का स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि N15, इस N15 के साथ में तो किसने रेप्लिकेशन किया है, इस N15 ने किया है। तो आपको कुछ डीएनए ऐसे दिखाई दिए, एंड N14 वाले डीएनए के साथ में कौन भी रेप्लिकेशन करेगा, N15 करेगा। तो इसका मतलब आपको कुछ डीएनए मिक्सअप दिखाई देंगे और यही आपको बैंड में दिखाई दे रहा है। ये बीच में बैंड दिखाई दे रहा है, ये सेमी कंजर्वेटिव है, और कुछ डीएनए जो हैं वो क्या होंगे, सेम, यानी कि N15 होंगे, यानी हैवी आइसोटोप होगा। और हैवी आइसोटोप होगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर टेस्ट ट्यूब में आपको क्या दिखाई देगा, बैंड नीचे बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये आपको बैंड दिखाई देंगे। आप फिर से एक एक्सपेरिमेंट कर लो और फिर से इसको N14 पे ग्रोथ करवाओ। N14 पे ग्रोथ करवाओ तो बताओ आपको बैंड अब कैसे मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है एक बैंड तो आपको बीच में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि N14 है और यहाँ पर बहुत सारे N15 भी है। तो स्ट्रैंड जो है वो मिक्स हो गए हैं, और स्ट्रैंड मिक्स हो गए हैं तो इसका मतलब बैंड आपको कहाँ दिखाई देंगे, एक ये बैंड तो बीच में दिखाई देगा। अब देखिए फिर से उसी बात पे चलो, ये N14 वाला है और ये N14 वाला इसके साथ में कर रहा है रेप्लिकेशन, इसकी कॉपी कर रहा है। ये भी कौन सा है, N14। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ डीएनए आपको N14 वाले भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक बैंड आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, N14 की तरफ मिलेगा। ये कौन सा है, N14 है और ये हाइब्रिड है, यानी कि N14 और N15। अब क्या इसमें कोई N15 का अलग से ही दिखाई दे सकता है, बिल्कुल नहीं। ये N15 वाले दोनों स्ट्रैंड हैं, लेकिन जब इसके साथ में ये रेप्लिकेशन करेगा तो दोनों के साथ ही अगर रेप्लिकेशन करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइब्रिड ही मिलेगा आपको। अलग से कोई भी डीएनए स्ट्रैंड ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास में दोनों स्ट्रैंड ही N15 वाले हों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अलग से ही मिलेंगे नहीं, हाइब्रिड मिलेंगे। और अलग से आपको क्या मिलेंगे, जब इस स्ट्रैंड के साथ में N14 वाला रेप्लिकेशन कर रहा है तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपको ऐसे रेड कलर के मिलेंगे, और दोनों के दोनों रेड कलर के मिलेंगे। इसका मतलब आपको प्योरली डीएनए कैसा मिला है, N14। और प्योरली N14 मिला है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बैंड तो ऊपर दिखाई देगा, बाकी सारे के सारे जो बैंड हैं वो बीच में दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर N15 नहीं आएगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप फिर से भी आगे बढ़ा सकते हो, फिर से इसको N15 पे ग्रोथ करो तो टेस्ट ट्यूब में आपको क्या दिखाई देगा
कि एक बैंड तो एकदम से नीचे की तरफ है और एक बैंड बीच में है। अब की बार N14 वाला दिखाई नहीं देगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप चाहे कितना भी बढ़ाओ आपको दिखाई देंगे। तो अगर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है तो एक बैंड तो आपको हमेशा हमेशा कहाँ दिखाई देगा, बीच में दिखाई देगा। अब दूसरा बैंड किस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो किस पर हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो किस पे हुआ है। जैसे कि मान लो आप यहाँ तक की बात कर लो, यहाँ तक आपको बात करनी है, तो यहाँ तक लास्ट एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ है, N15 पर हुआ है। तो एक बैंड तो बीच में है और एक बैंड नीचे है। इसी प्रकार से इसकी बात कर लो, लास्ट एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ है, N14 पे हुआ है। तो इसका मतलब एक बैंड तो बीच में है और एक बैंड ऊपर है। यहाँ पर आप देखो लास्ट एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ है, N15 पर हुआ है, एक बैंड नीचे है और एक बैंड बीच में है। तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड या डिस्पर्सिव टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, नेट एग्जाम हो, क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न क्या है उनका, कि जैसे कि आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर ये बैंड दे दिए और आपको पहचानना होता है कि किस प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको बीच में बैंड दिखाई दे रहा है तो आप श्योर हो जाना कि ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ एप्लीकेशन है। सेमी कंजर्वेटिव टाइप है और कंजर्वेटिव वगैरह वो भी आगे पढ़ेंगे। और अगर बीच में बैंड नहीं दिखाई देगा तो इसका मतलब कि ये सेमी कंजर्वेटिव तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। फिर आपको बैंड को पहचानना होता है कि बताओ इसमें भी आगे बैंड कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो आपको आगे बैंड देखने के लिए एक तो आपने बीच में देख लिया और आगे बैंड देखने के लिए आपको ये देखना है कि लास्ट में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, वो मैटर करेगा आगे का बैंड। आप इसको समझ जाओगे तो आराम से क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व कर सकते हो। अपने को कभी अगर मौका मिलेगा तो क्वेश्चंस भी इनके ऊपर सोल्व करेंगे। अभी तो इनकी क्लासें ही करेंगे अपन कंटिन्यू। तो इस प्रकार से आप आराम से इनको पहचान सकते हो। आपको क्वेश्चंस देखिए बैंड पूछ लिया जाएगा या फिर बैंड देख के क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाएगा। यानी कि आपको बैंड भी दे सकते हैं और क्वेश्चंस देकर भी बैंड पूछ सकते हैं, बैंड देकर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का। तो इस प्रकार से हमने सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि कंजर्वेटिव डीएनए टाइप ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होता है और डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।